कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बीपीएससी का बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तभी आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा कुछ भी, है ना। हाँ, थोड़ा सा देखिए, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, वाकई अच्छा रहेगा तो ये वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग सेशन को आगाज़ करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। पहला ऑप्शन आपको, इस ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो अरब वासियों ने किया था। किसने किया था? अरब वासियों ने किया था। अब देखिए दोस्तों, पूरा डिस्कशन के साथ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब यूनानियों ने भारत के लिए क्या, कौन सा वर्ड यूज किया था दोस्तों? तो इंडिया वर्ड यूज किया था। कौन सा? इंडिया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही शानदार यहाँ से बन सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 2 है दोस्तों, होयसल वंश के प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है ना। यानी होयसल वंश की प्राचीन राजधानी क्या हुआ करता था? द्वार समुद्र। इसका वर्तमान नाम दोस्तों आपको याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा हेलेबीड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी होगा करेक्ट जवाब। बहुत ही शानदार ये हो जाएगा। आज अगला सवाल क्वेश्चन 3 कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा लेंदी है बट कोई बात नहीं, ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है, बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें खराज भी ये दोस्तों ये कर था, भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। उश्र भी दोस्तों और मुक्तई भी, ये तीनों दोस्तों ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। आपको याद रखना, ये खुम्स जो है दोस्तों, खुम्स जो है ये लुटे हुए धन से जो भी कर होता है दोस्तों, लुटे हुए धन से जो प्राप्त होता है कर, उसको बोलते थे खुम्स बोलते थे, ठीक है, लुटे हुए धन से। यानी 1 3 4, यानी डी ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। आज अगला सवाल देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही शानदार है। चलिए, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, अकबर का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये सिकंदरा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सिकंदरा में स्थित है, ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गाँव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था, याद रखिएगा। और अकबर इसका नाम जो है यानी सिकंदरा का नाम बदलकर बहिस्ताबाद रखा था। क्या रखा था? बहिस्ताबाद। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज अगला सवाल सॉरी, ये तो अभी हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन। आज ये क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है? अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके समय किसके निर्देशन में हुआ था? अकबर के समय। तो दोस्तों याद रखिएगा, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है दोस्तों वो रज्मनामा के रूप में होता है, ठीक है। और ये किसके देखरेख में होता है? तो फैजी के देखरेख में होता है। किसके देखरेख में? फैजी के देखरेख में होता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसी के मतलब निर्देशन में एक अनुवाद विभाग का भी स्थापना किया गया था अकबर द्वारा। चलिए अगला सवाल आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो देखिए दोस्तों, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, है ना। तो इस समय ब्रिटेन के रानी कौन थी? रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। तो इस समय दोस्तों यानी 1600 ईस्वी के शासनकाल में भारत में कौन राजा था? तो आपको पता ही है ना। हाँ, आपको पता ही है दोस्तों कौन थे, तो बताओ भाई जल्दी जल्दी। तो हाँ, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर, क्योंकि दोस्तों अकबर की मृत्यु जो होती है वो 1605 ईस्वी में होती है। तो 16 तक तो अकबर ही थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन आगे है, देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला अंग्रेज यात्री थे कौन थे दोस्तों? ये रॉल्फ फिश थे। कौन थे? रॉल्फ फिश दोस्तों, याद रखिएगा। रॉल्फ फिश जो कि 1583 से 91 तक भारत में रहते हैं, है ना। फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है।
और ये भारत के सभी क्षेत्र में ये घूमने का इसको मौका भी मिला था। और बात की जाए सर थॉमस रो, ये दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में आया था, ये भी आपको याद रखना है ना। जॉन हॉकिंस भी दोस्तों ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों 67वीं प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 8 का बताएगा, गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो देखिए दोस्तों, गुलबदन बेगम जी थी ये बाबर की पुत्री थी। किसकी? बाबर की पुत्री, यानी हुमायूं की बहन कह सकते हैं। ठीक है, हुमायूं की बहन थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और इसके द्वारा दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी जाती है, हुमायूं नामा, है ना। हुमायूं नामा दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये हुमायूं के शासनकाल में ही पूरा तरह से इतिहास के बारे में ये लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का बताना है आप लोग को, मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? तो इसका देखिए, धार्मिक चेतना भी सही है, भौगोलिक सुरक्षा भी सही है, राजनीतिक जागृति भी सही है, उच्च नेतृत्व शक्ति, यानी हम लोग कह सकते हैं एक से अधिक। डी ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलिए क्वेश्चन 10 का बताएंगे, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में वो कैद थे? बताइएगा। तो देखिए, शिवाजी जो है जब मुगल काल में दोस्तों इसको कैदी बना लिया गया, तो उस समय दोस्तों कौन थे, ये कहाँ पर मतलब इसको कैदी बना कर रखा था? तो दोस्तों याद रखिएगा, है ना। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा। आगरा के जयपुर भवन में कैद थे, याद रखिएगा। और शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 में कैद कर रखा था। कब? 1666 में औरंगजेब ने इसको कैद करके रखा था, ये भी आपको याद रखना है शिवाजी को। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना, मतलब सर जेम्स ऑटर्म और डब्ल्यू टेलर के अनुसार दोस्तों आपको याद रखना है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था ये 1857 क्रांति को। ठीक है, उसके बाद जॉन लॉरेंस और सीले दोस्तों आपको याद रखना है, ये 1857 क्रांति को क्या बोले थे? ये सैनिक विद्रोह है। क्या है दोस्तों? ये सैनिक विद्रोह है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बताइएगा, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति के जनक कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है ना, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद की थी सती प्रथा को ख़त्म करने में। और देखिए दोस्तों, इसको अन्य नाम और से भी जाना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु इसे ही कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, और युगदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देख लिए क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? जैसा कि अभी हम लोग तुरंत कर चुके हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए दयानंद सरस्वती के बारे में दोस्तों, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना किया था, और इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 14। चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करेंगे। चलिए, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, है ना। हाँ, तो 14 नंबर का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, बहुत ही शानदार। और इसी अधिवेशन में दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना होती है, और इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। ठीक है, आज अगला सवाल 15 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कौन थे भाई, जे.बी. कृपलानी थे। कब थे? कौन थे दोस्तों? जे.बी. कृपलानी, याद रखिएगा। और ये 54वें अधिवेशन, है ना, हाँ, नवंबर 1946 मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जे.बी. कृपलानी, है ना। और आज़ादी के समय दोस्तों यही अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग बताइएगा, सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, दिसंबर 1906 में, कब? दिसंबर 1906 में आपको याद रखना है, ढाका में। कहाँ दोस्तों? ढाका में। ढाका के नवाब हुआ करता था नवाब सलीमुल्लाह खान। इन्होंने ही दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं। याद रखिएगा 1906 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ भाई? तो अभी तुरंत हम लोग कर चुके हैं, ढाका में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो देखिए, शिष्टमंडल का, मुसलमानों के शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने कर रहे थे भाई? तो याद रखिएगा, ये आगा खां नेतृत्व कर रहे थे। कौन? आगा खां। और इन्होंने मिंटो से कहा था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की स्थापना की जाए, यानी ऑप्शन ए होगा सही जवाब। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, जो कि ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को, है ना, हाँ, ये अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा शंकरन नायर। ये कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से ये इस्तीफा दे दिए थे। और गांधी जी दोस्तों इसी हत्याकांड की वजह से केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया, है ना, केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों आपको याद रखना है, सर एवं नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ठीक है, सर एवं नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, अभी हम लोग तुरंत कर चुके हैं। किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी? तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, जो कि साइंस से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अदरक दोस्तों राइजोम बिल्कुल सही है। केसर दोस्तों, ये जो है ना, केसर जो है आपको याद रखना है, केसर ये फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है, न कि बीज से होता है। ये याद रखिएगा, फूल के स्त्री भाग से आपको याद रखना है। अफीम की टुड्डी से पाई जाती है, सन तना से, जैसे हम लोग पटसन बोलते हैं, वो तना से प्राप्त की जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला सवाल आ जाइए, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे, है ना। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो देखिए दोस्तों, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पर उगे हुए रहते हैं, यानी दूसरे पौधे पर ये उगते हैं, है ना। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन आप कहिएगा क्यों उगे रहते हैं? तो ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं। किसके लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए जो है ना, निर्भर के लिए जो है उगे हुए हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल 23 का बताइएगा। हाइड्रोफाइट कहते हैं, बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हाइड्रोफाइट को हिंदी में बोलते हैं जलोद्भिद, है ना। तो बताइएगा दोस्तों, इसको हम लोग, ये कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो आप लोग पता ही है दोस्तों, ये क्या होगा? 23 का क्या होगा दोस्तों, है ना। तो ये जल में, नाम से ही हाइड्रो मतलब क्या होता है भाई? जल होता है। तो जल में उगने वाले पौधा को जलोद्भिद कहते हैं, हाइड्रोफाइट। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, हेलोफाइट किसको बोलते हैं? हेलोफाइट, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा हेलोफाइट, है ना। ये 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, हेलोफाइट। चलिए अगला सवाल आ जाइए, 24 का बताइएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, यानी उसकी निर्माण होती है? तो 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कहाँ होती है? तो भाई स्प्लीन में होती है, तिल्ली में होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, ये लसिका कोशिका जो होता है ये WBC कोशिका होता है, ठीक है। हाँ, इसका निर्माण तिल्ली और थाइमस ग्रंथि अस्थिमज्जा द्वारा भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, और ये क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज दोस्तों
कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, है ना। आप लोग याद रखिएगा ओ निगेटिव ब्लड दोस्तों, है ना, यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सर्वदाता रक्त समूह जो होता है वो ओ निगेटिव होता है। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। विलियम हार्वे दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था, ये भी आपको याद रखना है, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है, पाचक एंजाइम नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों पाचक एंजाइम के रूप में क्या क्या होता है, तो ट्रिप्सिन होता है ना, ट्रिप्सिन होता है, टाइलिन होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है। तो टीटीपी याद रखिएगा, ट्रिप्सिन टाइलिन पेप्सिन, ट्रिप्सिन टाइलिन पेप्सिन। तो देख लो भाई इसमें कौन सा नहीं आता है, तो गैस्ट्रीन ने दोस्तों ये पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखिए साइंस का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, दूध में मिठास आ जाती है, बताइएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है 27। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, लैक्टोज। क्या होगा, लैक्टोज होता है ये एक प्राकृतिक शर्करा है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है ना। ये दोस्तों दूध जो मीठा होता है इसी की वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है, यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको बोलते हैं, तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रेलिन हार्मोन को बोलते हैं, ठीक है, एड्रेलिन हार्मोन को बोला जाता है, ठीक है। हाँ इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, ठीक है। हाँ ये दोस्तों एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है और जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है, शरीर में उत्तेजना का अनुभव भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए रेडियो, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग मिला लेते हैं 29 नंबर का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आर्सेनिक 74 का भाई काम क्या होता है, तो आर्सेनिक 74 के कारण होता है भाई क्या चीज़ होता है, ट्यूमर की पहचान की जाती है। आर्सेनिक 74 से भाई ट्यूमर की पहचान की जाती है, यानी ए का 3 होगा। कोबाल्ट 60 के कारण क्या होता है भाई, आपको ऑलरेडी पता है, कैंसर होता है ना, ये भी पता है। आयोडीन 131 दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को बढ़ाता है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो अब इसको आप लोग ऑलरेडी मिला लेंगे, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है, तो देखिए दोस्तों सन, आपको पता ही है सन जिसको बोलते हैं सनई, ये जो होता है ये तना से प्राप्त होता है, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधे के तने से प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि साइंस का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 31 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका जो 31 है ना, तो 31 का देख लो भाई। तो देखिए दोस्तों तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो बी का 2 देख लो कौन सा है, बी का 2 देख लो भाई। और उसके बाद दाब का ऐसा ही मात्रक आपको पता है, पास्कल है। ऊर्जा का जूल है, उच्च वेग को मैक में मापते हैं। तो देख लीजिए ये ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ठीक है, देख लो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सब सवाल है, 32 का बताइएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। यहाँ पर स्टेथोस्कोप का प्रयोग भाई क्यों किया जाता है, तो हृदय की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय के धड़कन यानी ए का क्या होगा भाई, सी होगा। 3 नंबर एस्फिगमैनोमीटर दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, यानी बी का 4 होगा। और कैरोटोमीटर दोस्तों सोने की शुद्धता मापने के लिए, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, साइंस से रिलेटेड सवाल है, आप लोग ऑलरेडी पता है बल गुणनफल होता है, यानी बल बराबर एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर एम ए होता है। और ये न्यूटन की गति के दूसरा नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक, एफ बराबर एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बल एक सदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। जब सिले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों,
तो 34 नंबर का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बताइएगा 34 नंबर का क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, देख लीजिए और ऑप्शन आगे है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, यानी बी ऑप्शन के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सारा क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 35, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर बताओ भाई। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग कमरे में जब फ्रीज को रखे रहते हैं, तो अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं तो भाई याद रखिएगा, कमरे जो है ना, आप जो कमरा जो है ना वो हीट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो 35 नंबर का क्या होगा। हाँ, तो ये दोस्तों याद रखिए, कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। बहुत ही शानदार पूछा भी गया सवाल है। चलिए, 36 नंबर भी अपने आप में इम्पोर्टेंट सवाल है। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, बताओ भाई पॉस्चराइजेशन क्या होता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पॉस्चरीकरण का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। खाद्य सामग्री संरक्षण की विधि है। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ठीक है। 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, उसके बाद 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा देख लो भाई। तो 36 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। कितना ज़बरदस्त ये सब क्वेश्चन है दोस्तों। 37 नंबर बताइएगा। तो इसमें जो दोस्तों कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा सोडियम का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये 38 नंबर जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 38 नंबर। चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है 38 का क्या होगा। तो 38 का देख लीजिए, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। तो उष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम संचालक दोस्तों कौन होता है, चांदी होता है, यानी A का 4 होगा भाई। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु बताओ। हाँ, तो आप देखिए A का 4 मिला लो, देख लो भाई A का 4 कौन सा है, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। डी का देख लीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन देख लो भाई, ऑप्शन तो आगे है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन है। 39 नंबर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर बताइएगा। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकिरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अस्कंदन के द्वारा शुद्ध करती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही शानदार सब क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपको बताना है सही क्रम आपको ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ, सही क्रम नीचे कूट के द्वारा ज्ञात कीजिए। 75 नंबर। हाँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है इसमें सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को जो है ना बंदी बनाया गया था। 9 अप्रैल 1919 को, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया और 13 अप्रैल 1919 को ये जालियांवाला बाग नरसंहार हो जाता है, 13 अप्रैल को, ठीक है, 1919 को, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जालियांवाला नरसंहार हुआ। दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर के अधिवेशन हुआ था। 13 कब, दिसंबर 1919 में। तो दिसंबर 1919 में हुआ था, है ना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृत कांग्रेस का अधिवेशन। तो सबसे पहले कौन हुआ भाई, 2 हुआ, उसके बाद 1, उसके बाद 3 हुआ। तो देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें देख लो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हाँ, 76 नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के कितने सीट दी गई थी। 76 नंबर। तो देखिए सांप्रदायिक अवार्ड जो है दोस्तों ये बिल्कुल, तो बताइएगा दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। प्रांतियों में विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीट की संख्या 71 थी। अब पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया था, ठीक है।
हाँ, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 71 और 148, यानी हम लोग बी ऑप्शन मार सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। अब सांप्रदायिक अवार्ड दोस्तों ये कौन लाया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, है ना, याद रखिएगा। और ये 1932 में ही लाया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए बताइएगा, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 77 नंबर, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो देखिए दोस्तों, पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है। कब होता है दोस्तों? तो ये 1932 में होता है पूना समझौता। इसमें दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, है ना, ये मेन उद्देश्य था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। और 78 नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ये क्वेश्चन दोस्तों 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। 78 नंबर, तो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। राम मनोहर लोहिया दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी, महिला थी, याद रखिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर राम मनोहर लोहिया तो इसमें है नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो उषा मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 78 का सी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आ जाइए। और 79 का बताइएगा, निम्न में कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया था? देखिए, तो अभी अभी देख लीजिए, अभी तुरंत हम लोग कर चुके हैं राम मनोहर लोहिया, याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भाई बहुत ही फेमस है। चलिए अगला सवाल आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में होती है, इस समय दोस्तों ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। और वो 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने रहे थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले महापरिनिर्वाण क्या होता है भाई? मृत्यु। तो मृत्यु जो होता है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होता है। लुम्बिनी में आपको पता ही जन्म हुआ है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कौन से काल में? तो 82 का बतेगा। तो नवपाषाण काल में दोस्तों। कौन सा पाषाण काल में? नवपाषाण काल में, ठीक है। चलिए देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं है आपको बताना है। 83 का। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी, बिल्कुल सही बात है। लोथल का दोस्तों, है ना, RSR राव, ये भी सही बात है। सुरकोटदा का JP जोशी, ये भी सही बात है। लेकिन धोलावीरा का दोस्तों उत्खनन VK थापर ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने किया था, है ना। धोलावीरा का खुदाई RS बिष्ट ने किया था, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट। 84 का, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, तो देखिए अनेकांतवाद और स्यादवाद ये जो है जैन धर्म का ये दोस्तों ये मत है, ठीक है, जैन मत है। चलिए नेक्स्ट। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वो कौन सा पुस्तक है? तो 85 का दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश की जानकारी विशाखदत्त नामक पुस्तक से मिलती है, ठीक है। हाँ, और दोस्तों याद रखिएगा इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है। और इसका लेखक कौन है भाई? मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक, ये पुस्तक है मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला सवाल जी बताइएगा, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य के आय का मुख्य स्रोत होता था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो भूमि कर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सीताध्यक्ष, जो है ना सरकारी भूमि का देखरेख करता था, सीताध्यक्ष, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाता है, यानी शकों को पूरा तरह से पराजित कर दिया था किसने? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक का विजेता कहा जाता है ना, बिल्कुल। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या है भाई? बताओ। 88, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अंदर तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों, है ना, जो कि 1193 में नष्ट कर दिया था,
कौन? बख्तियार खिलजी। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए 88 का। तो ये तुर्क मुसलमान था दोस्तों, है ना। चलिए अगला सवाल, कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 89। तो देखिए दोस्तों हाँ, तो बताइएगा फटाफट 89 का क्या होगा। तो 89 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तो ये ग्रामीण स्वशासन के लिए ये पूरा तरह से फेमस था चोल वंश, और चोल वंश की राजधानी विजयला हुआ करता था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, 90 नंबर का जवाब देंगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है कौन सा अधिनियम के तहत? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे दोस्तों कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और अंतरिम सरकार में दोस्तों झंडा समिति का अध्यक्ष, उसके बाद संचालन समिति का अध्यक्ष, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? बताओ भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को, है ना, याद रखिए मौलिक अधिकार हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। और इसकी दोस्तों रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 20 के दोस्तों 3 में है, ऐसा दोस्तों उल्लेख कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 20 के 3 में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, किसने कहा? और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए तो 94 का बतेगा, तो ऐसा किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। किसने दोस्तों? केटी शाह ने कहा था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, और भाग 4 के क में जोड़ा गया है अनुच्छेद नंबर 51 के ए में, ठीक है। आज अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस प्रकार होता है, यानी किसके द्वारा होता है? तो देखिए 96 का जो आंसर है, हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक पद्धति प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है। हाँ, इसमें दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। तो 96 का क्या होगा? तो 96 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, डी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल जी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति को अब उसके पद से हटाना महाभियोग कहलाता है, तो ये अनुच्छेद नंबर 61 के तहत होता है, ठीक है। आज अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो 98 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद द्वारा सीधे चुनाव से होता है, यानी डी ऑप्शन के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आज अगला सवाल, अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? बताइएगा 99 का। तो 99 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कौन होता है दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से सवाल संबंधित है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? कोरम, कोटा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 1/10 होता है। कोरम कितना होता है? 1/10 होता है। चलिए ये सब क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो आपको ऑलरेडी पता है, जीवी मावलंकर है भाई। ये विविध का सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। चलिए 102 का, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल बतेगा। तो देखिए राज्यसभा का भाई कार्यकाल कोई यहाँ पर मतलब बात नहीं की गई है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है ना। तो समाप्त होने का विषय यहाँ पर नहीं है भाई। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा भंग किया जा सकता है भाई राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद नंबर 85 के तहत, लेकिन राज्यसभा को नहीं।
प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, बताओ भाई वो कौन से है। तो 103 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नरगिस दत्त। कौन थे दोस्तों? नरगिस दत्त दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। हाँ, इसका कार्यकाल 1980 में दोस्तों इसको लिया गया था। चलिए 104 का बताइएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है भारतीय राज्य, पहला लगाता है भाई पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल लगाता है, उसके बाद असम लगाता है ना, उसके बाद असम हो गया, उसके बाद मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, है ना। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। तो देख लो जो भाई इसका सही जवाब क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा भाई? तो मणिपुर। मणिपुर दोस्तों याद रखिएगा बांग्लादेश से नहीं लगाती है। चलिए अगला सवाल बताइएगा 105। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वे कौन कौन पर्वत श्रेणी है, बताओ भाई। तो 105 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये हिमालय प्रदेश में धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। कौन? धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणी के बीच स्थित है कुल्लू एवं कुल्लू घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में भाई पर्यटन स्थल है। और ये क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 106 नंबर। चलिए, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सा पहाड़ी है दोस्तों, बताइएगा। तो देखिए, जहाँ पर पूर्वी घाट दोस्तों, जहाँ पे पूर्वी घाट उसके बाद पश्चिमी घाट आपस में मिलती है वो कौन सा पहाड़ी होता है? नीलगिरी की पहाड़ी। वो कौन सा पहाड़ी है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को यहाँ तक सेशन? अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना, ताकि मैं अगर अच्छा नहीं लगे तो हम वीडियो को नहीं लेकर आएंगे, अच्छा लगे तो ये सेशन को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। तो चलिए इतना ही आज, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय, जय हिंद।